हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ने जा रहे हैं हिंदी का चैप्टर नंबर 18। इसका नाम है संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया धनराज। हॉकी के जाने माने सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले जब 35 वर्ष के हो गए, उनका एक साक्षात्कार विनीता पांडे ने लिया था। इस साक्षात्कार का संपादित अंश यहाँ दिया जा रहा है, तो चलो करते हैं शुरुआत। विनीता, खिड़की पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफर बहुत लंबा और कष्ट साध्य रहा है। उस सफर के बारे में कुछ बताइए। विनीता पांडे पूछ रही है कि आपके गांव पुणे की तंग जो गलियां हैं उससे लेकर जो अब आप रह रहे हैं मुंबई के हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफर है, वो कैसा रहा। धनराज, बचपन मुश्किलों से भरा रहा। हम बहुत गरीब थे। मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे, उन्हीं के चलते मुझे भी उनका शौक हुआ, पर हॉकी स्टिक खरीदने तक की हैसियत नहीं थी मेरी, इसलिए अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर काम चलाता था। वह मुझे तभी मिलती जब वे खेल चुके होते थे। इसके लिए बहुत धीरज के साथ अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था। इनमें धनराज बता रहे हैं कि मेरा जो बचपन है बहुत ही परेशानी से भरा हुआ था और मेरे जो दोनों बड़े भाई थे वो भी हॉकी के खिलाड़ी थे। मुझे भी हॉकी खेलने का बहुत शौक था, पर मेरे पास हॉकी स्टिक खरीदने तक की हैसियत नहीं थी, मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैं मेरे साथियों से उधार मांगकर काम चलाता था और वह तभी लेता जब वह खेल चुके होते। मुझे अपनी पहली स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया। उसने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी। वह नई तो नहीं थी, लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी क्योंकि वह मेरी अपनी थी। धनराज बता रहे हैं कि मुझे अपनी पहली स्टिक तब मिली जब मेरा जो बड़ा भाई था उसका भारतीय कैंप में वह चुन लिया गया और उन्होंने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी। वह नई तो नहीं थी, लेकिन वो बहुत पुरानी थी, पर वो क्या थी, वो मेरी खुद की अपनी थी। मैंने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली। तब मैं सिर्फ 16 साल का था। देखने में दुबला पतला और छोटे बच्चे जैसा चेहरा। अपनी दुबली कद काठी के बावजूद मेरा एक ऐसा दबदबा था कि कोई मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। मैं बहुत ही जुझारू था, मैदान में भी और मैदान से बाहर भी। 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया और मैं बोरिया बिस्तरा बांधकर मुंबई चला आया। उस साल मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला। हमने खूब धूम मचाई। इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद जागी कि मुझे ओलंपिक 1988 के लिए नेशनल कैंप में बुलावा जरूर आएगा, पर नहीं आया। मेरा नाम 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में भी नहीं था। धनराज बता रहे हैं कि मैं दुबला पतला था, पर मेरा दबदबा ऐसा था कि मुझसे कोई भी भिड़ने के लिए तैयार नहीं था। जब 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया तो मैं अपने बोरिया बिस्तर बांधकर मुंबई चला आया। उस साल मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला, तो मैंने सोचा कि मुझे ओलंपिक 1988 के लिए नेशनल कैंप में बुलावा जरूर आएगा, पर नहीं आया और मेरी जो 57 खिलाड़ियों की लिस्ट थी उसमें भी नाम नहीं था। बड़ी मायूसी हुई, मगर एक साल बाद ही ओलविन एशिया कप के कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया। तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कि ये सुनकर मुझे बड़ी उदासी हुई, लेकिन एक साल बाद ही ओलविन एशिया कप के कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया। उसके बाद मुझे कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। विनीता जी पूछ रहे हैं कि आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा। अपने स्कूल के दिनों से आपकी किस प्रकार की यादें जुड़ी है। विनीता जी हैं वो धनराज जी से पूछ रही है कि आपका जो विद्यार्थी जीवन है वो कैसा रहा और अपने स्कूल के दिनों में आपकी जो यादें हैं वो किस प्रकार हैं। धनराज, मैं पढ़ने में एकदम फिसड्डी था। किसी तरह 10वीं तक पहुंचा, मगर उसके आगे तो मामला बहुत कठिन था। एक बात कहूं, अगर मैं हॉकी खिलाड़ी न होता तो शायद एक चपरासी की नौकरी भी मुझे न मिलती।
आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही न हूँ, पर गर्व से कह सकता हूँ कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ, हंसते हुए। और मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। धनराज बता रहे हैं कि मैं पढ़ने में तो एकदम कमजोर था, जैसे तैसे करके मैं 10वीं तक पहुंचा। उसके आगे तो जो मामला है वो बहुत ही कठिन था। अगर मैं हॉकी का खिलाड़ी नहीं होता तो मैं चपरासी की नौकरी भी नहीं लग पाता, लेकिन मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ, इसलिए मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। विनीता, आप इतने तुनुक मिजाज क्यों हैं? कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं। विनीता जी पूछ रहे हैं कि आप इतने तुनुक मिजाज क्यों हैं? धनराज, इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है। मैं हमेशा से ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता रहा। मैंने अपनी माँ को देखा है कि उन्हें हमारे पालन पोषण में कितना संघर्ष करना पड़ा है। मेरी तुमुक मिजाज के पीछे कई वजह हैं, लेकिन मैं बिना लाग लपेट वाला आदमी हूँ। मन में जो आता है सीधे सीधे कह डालता हूँ और बाद में कई बार पछताना भी पड़ता है। मुझसे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता। दूसरे लोगों को भी मुझे उकसाने में मजा आता है। मुझे जिंदगी में हर छोटी बड़ी चीजों के लिए जूझना पड़ा, जिससे मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ। साथ ही साथ मैं बहुत भावुक इंसान भी हूँ। मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता। मैं अपने दोस्तों और अपने परिवार की बहुत कद्र करता हूँ। मुझे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। धनराज जी बता रहे हैं कि जो तुनुक मिजाज है, इसका एक बड़ा कारण ये है कि मेरे बचपन में बहुत अधिक परेशानियां आई और मैं बहुत ही असुरक्षित महसूस करता था। मेरी माँ को पालन पोषण में बहुत ही संघर्ष करना पड़ा और तुनुक मिजाजी की कई वजह हैं। लेकिन मैं बिना लाग लपेट वाला आदमी हूँ कि मेरे मन में जो भी आता है मैं साफ साफ कह देता हूँ और इसके बारे में मुझे कई बार है वो पछताना पड़ा है। मुझसे मेरा गुस्सा है वो रोका नहीं जाता। मेरी जिंदगी में मुझे छोटी बड़ी चीज के लिए भी जूझना पड़ा कि मेरी जिंदगी में मुझे कई छोटी और जो बड़ी चीज है उसके लिए परेशान होना पड़ा, कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिससे मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ। मैं एक भावुक इंसान भी हूँ। मैं किसी को भी कोई तकलीफ और परेशानी में नहीं देख सकता। अपने दोस्तों और परिवार की बहुत कद्र करता हूँ और जो उससे कोई गलती हो जाती है तो वो माफी मांगने में उसमें मुझे कोई शर्म महसूस नहीं होती। विनीता, आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है? विनीता जी पूछ रहे हैं कि आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है? धनराज, सबसे अधिक प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली। उन्होंने हम सब भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की। मैं उनके सबसे नजदीक हूँ। मैं चाहे भारत में रहूं या विदेश में, रोज रात में सोने से पहले माँ से जरूर बात करता हूँ। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी है। मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता भी मेरे लिए माँ की तरह है और वह भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रही है। धनराज जी बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा प्रेरणा मुझे मेरी माँ से मिली है। चाहे मैं भारत में रहूं या चाहे बाहर विदेश में रहूं, रोज रात को सोने से पहले मैं मेरी माँ से बात करता हूँ। और मेरी सबसे बड़ी जो भाभी कविता है वो भी मेरी माँ की तरह है, वह भी मेरे लिए एक प्रेरणा स्रोत रही है। विनीता, आपने सबसे पहले कृत्रिम घास एस्ट्रोटर्फ पर हॉकी कब खेली? विनीता जी पूछ रहे हैं कि आपने सबसे पहले जो कृत्रिम घास यानी एस्ट्रोटर्फ पर हॉकी कब खेली? धनराज, मैंने सबसे पहले कृत्रिम घास तब देखी जब राष्ट्रीय खेलों नेशनल में भाग लेने 1988 में नई दिल्ली आया। मुझे याद है कि किस तरह सोमिया और जोकिवम कावालोह मुझे एक कोने में ले जाकर कृत्रिम घास पर खेलने के गुर बता रहे थे। जब वे बताने में लगे हुए थे, मैं झुक झुक कर उस मैदान को छू रहा था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विज्ञान इस कदर तरक्की कर सकता है जिससे कृत्रिम घास तक उगाई जा सके। धनराज जी बता रहे हैं कि मुझे
सबसे पहले कृत्रिम घास को मैंने तब देखा जब मैं राष्ट्रीय खेलों नेशनल में भाग लेने 1988 में दिल्ली आया। और मैं झुक झुक कर उस मैदान को, कि मैं बार बार उसको झुककर उस मैदान को छू रहा था। मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा था कि विज्ञान इस कदर भी तरक्की कर सकता है। विनीता, हर युवक का यह सपना होता है कि आपके पास एक कार हो। आपके पास अपनी पहली कार कब आई? विनीता जी धनराज जी से पूछ रही है कि हर युवक का एक सपना होता है कि उसके पास एक कार हो, तो आपके पास अपनी पहली कार कब आई? धनराज, मेरी पहली कार एक सेकंड हैंड अरमाडा थी जो मुझे मेरे पहले के एम्प्लॉय ने दी थी। तब तक मैं काफी नामी खिलाड़ी बन चुका था, मगर ये कोई जरूरी नहीं कि शोहरत पैसा साथ लेकर आए। मैं तब भी मुंबई की लोकल ट्रेनों और बसों में सफर करता था, क्योंकि टैक्सी में चढ़ने की हैसियत मुझ में नहीं थी। मुझे याद है कि एक बार किसी फोटोग्राफर ने एक भीड़ से भरे रेलवे स्टेशन पर मेरी तस्वीर खींचकर अगली सुबह अखबार में यह खबर छाप दी कि हॉकी का सितारा पिल्ले अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफर करता है। उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं एक मशहूर चेहरा बन चुका हूँ और मुझे लोकल ट्रेनों में सफर करने से बचना चाहिए। लेकिन मैं कर ही क्या सकता था? मैं जो भी थोड़ा बहुत कमाता उससे अपना परिवार चलाना पड़ता था। धीरे धीरे पैसे जमा करके बहन की शादी की और अपनी माँ के लिए हर महीने पुणे पैसा भेजना शुरू किया। आज मेरे पास एक फोर्ड आइकॉन है जिसे मैंने सन 2000 में खरीदा था, मगर वह किसी कॉर्पोरेट हाउस का दिया हुआ तोहफा नहीं, बल्कि मेरी मेहनत की गाढ़ी कमाई से खरीदी हुई कार है। धनराज बता रहे हैं कि मेरी पहली कार एक सेकंड हैंड कार अरमाडा थी जो मुझे किसने दी थी? मेरे एम्प्लॉय ने दी थी। मैं उस समय काफी जाना माना खिलाड़ी बन चुका था, पर यह जरूरी नहीं है कि शोहरत और पैसा साथ लेकर आए। मैं उस समय भी मुंबई में लोकल ट्रेनों में बसों में सफर किया करता था, क्योंकि जो टैक्सी में चढ़ने की मेरी हैसियत मुझ में नहीं थी। एक बार किसी फोटोग्राफर ने एक भीड़ से भरे रेलवे स्टेशन पर मेरी तस्वीर खींचकर अगली सुबह उसको अखबार में छाप दी। उस समय मुझे पता चला कि मैं एक मशहूर चेहरा बन चुका हूँ और अब मुझे इस लोकल ट्रेनों में सफर करने से बचना चाहिए। लेकिन मैं इसके लिए कर ही क्या सकता था, क्योंकि जो भी थोड़ा बहुत कमाता था वो अपने परिवार के लिए। धीरे धीरे मैंने पैसे इकट्ठे करके मेरी बहन की शादी की और माँ के लिए भी मैं हर महीने पैसा भेजना शुरू किया। आज तो मेरे पास एक फोर्ड आइकॉन है जो मैंने सन 2000 में खरीदा था, मगर ये कोई दिया हुआ तोहफा नहीं है, बल्कि ये मेरी गहरी मेहनत की गाढ़ी कमाई से खरीदी हुई कार है। विनीता, सफलता का आपके लिए क्या महत्व है? हॉकी को आपने इतना कुछ दिया, इसके बदले आपको क्या मिला? विनीता जी पूछ रहे हैं कि सफलता का आपके लिए क्या महत्व है और हॉकी को आपने जितना कुछ भी दिया है और हॉकी ने आपको क्या दिया? धनराज, कुछ रुपए इनाम में मिले, मगर आज खिलाड़ियों को जितना मिलता है उसके मुकाबले में पहले कुछ नहीं मिलता था। मेरी पहली जिम्मेदारी थी परिवार में आर्थिक तंगी को दूर करना और उन सबको एक बेहतर जिंदगी देना। विदेश में जाकर खेलने से जो कमाई हुई उससे मैंने 1994 में पुणे के भाऊ पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। घर छोटा जरूर है पर हम सबके लिए काफी है। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मुझे पवई में एक फ्लैट दिया। वह ऐसा घर है जिसे खरीदने की मेरी खुद की हैसियत कभी नहीं हो पाती। धनराज जी बता रहे हैं कि हॉकी ने मुझे कुछ रुपए इनाम में भी दिए, मगर इतना पैसा कहाँ मिलता है जो आज के खिलाड़ियों को मिलता है। मुझे इतने पैसे नहीं मिलते थे। इसमें मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं मेरे परिवार की आर्थिक या गरीबी को दूर कर सकूं और उसे एक बेहतर जिंदगी दे सकूं। मैं विदेश में जाकर जो मैंने कमाई की उससे पुणे में भाऊ पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। वह छोटा तो जरूर था पर वह हम सबके लिए काफी था। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मुझे
पवई में एक फ्लैट दिया जिसको खरीदने की मेरी हैसियत है वो कभी नहीं हो सकती या मैं कभी भी उसको खरीद नहीं पाता। विनीता, सेलिब्रिटीज के साथ एक ही मंच पर बैठना कैसा लगता है? तो धनराज, बहुत अच्छा। जब हम राष्ट्रपति से मिले तब यह महसूस हुआ कि हम कितने खास हैं। हॉकी ही है जिसके चलते हर प्रतिष्ठा मिली। धनराज जी बता रहे हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक हॉकी ही है जिसकी वजह से मुझे मान सम्मान और ये प्रतिष्ठा मिली और मैं राष्ट्रपति से मिल पाया। मुझे बहुत ही अच्छा महसूस होता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।